दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2014 का राजनीति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम राजनीति विज्ञान के कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, जो कि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा से प्रश्न शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना उपर्युक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए हैं। ऑप्शन है आपके रूसो, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक और जे.एस. मिल। तो ये कथन दोस्तों जॉन लॉक का है। लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत सभी व्यक्तियों ने भाग लिया और उन्होंने केवल अपने प्राकृतिक कानून को लागू करने का तथा उसके उल्लंघन के लिए दंड करने का अधिकार सारे समाज को अर्पित कर दिया, और शेष सभी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के जो प्राकृतिक अवस्था में थे उसने समाज को प्रदान नहीं किया था। अगला प्रश्न है, एक कथन है, किसने कहा है कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है। ऑप्शन है आपके माओ त्से-तुंग, वी.आई. लेनिन, एंगल्स और कार्ल मार्क्स। तो सही उत्तर है दोस्तों कार्ल मार्क्स। इसका कथन है कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक दोनों एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में पारस्परिक विरोध पाया जाता है, और इस विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष आरंभ होता है। पूंजीवाद के विनाश के कारणों पर प्रकाश डालते हुए मार्क्स ने कहा कि इस संघर्ष में उनका विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों ही अवश्यंभावी है। अगला प्रश्न है, किसने यह नारा दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है। आपके ऑप्शन हैं काटस्की, ट्राटस्की, एंगल्स और लेनिन। तो सही उत्तर है दोस्तों लेनिन। लेनिन का यह विचार था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है और साम्राज्यवाद नष्ट होने जा रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है आपके आत्मसंप्रत्यय, भारग्रस्त बनाम अभारग्रस्त, सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टवाद, राज्य की तटस्थता बनाम राज्य की अतटस्थता, और एक दलीय शासन पद्धति और कार्यविधिक बनाम समुदायवाद। तो दोस्तों उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है एक दलीय शासन पद्धति, कार्यविधिक बनाम समुदायवाद। तो अन्य सभी जो हैं वो हैं दोस्तों। उसके अलावा ये जो ऑप्शन डी है ये उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न आपका कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका, प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का वैभिन्न अच्छे शासन के लिए असंगत है। सही है। और कारण है कि जहाँ तक सैनिकों और शासक का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का और कोई उपाय उसे नहीं दिया। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्लेटो का धन और जो परिवार विषयक साम्यवाद है उसमें वो कहता है कि जो संरक्षक वर्ग है यानी शासक और सैनिक वर्ग, उनके पास न तो अपना परिवार होगा और न ही अपनी संपत्ति होगी, क्योंकि परिवार और संपत्ति जो हैं ये अच्छे शासन के लिए अनिवार्य नहीं हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी पर लिखी गई निम्नलिखित पुस्तकों को अवरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिचर्ड एटनबरो, इन सर्च ऑफ गांधी, C.F. एंड्रयूज, महात्मा गांधीज आइडियाज, वी भद्राचार्य, इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, और J.B. कृपलानी, गांधीयन थॉट। तो सबसे पहली पुस्तक है क्रम में देखा जाए तो C.F. एंड्रयूज की, उसके बाद J.B. कृपलानी द्वारा लिखित गांधीयन थॉट, फिर B. भट्टाचार्य द्वारा लिखित इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, और रिचर्ड एटनबरो की इन सर्च ऑफ गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेंट ऑगस्टाइन की पुस्तक डी सेविटेट डी कितने भागों में विभाजित है। तो दोस्तों सेंट ऑगस्टाइन की पुस्तक डी सेविटेट डी कुल 22 भागों में विभाजित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जे लिवेली, C.B. मैकफर्सन, एंथनी डाउन्स और डी हेल्ड। तो अपने गुरु कैनेथ एरो के सामाजिक विकल्प सिद्धांत से प्रेरित होकर एंथनी डाउन्स ने प्रजातंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो एंथनी डाउन्स ने
लोकतंत्र के आधुनिक आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, एक कथन है, किसने कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव यानी त्यौहार है। कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ और स्कोकपाल। तो सही उत्तर है दोस्तों लेनिन। लेनिन ने कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। उसने क्रांति के मार्गदर्शक सिद्धांत में विश्वास किया, जिसके अनुसार साम्यवादी दल श्रमिकों के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न, तुलनात्मक शासन और राजनीति से निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों में डेविड ईस्टन का नाम, अल्फ्रेड कोबेन आदि का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण वैचारिक ह्रासवाद नहीं है, जबकि इतिहासवाद, सामान्य सापेक्षवाद और अति तथ्यवाद राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण डेविड ईस्टन के द्वारा बताए गए थे। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित हुआ था। तो सही उत्तर है 1930 के दशक में। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति की परंपरा वैसे तो बहुत पुरानी है। तुलनात्मक राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन 2500 साल पहले शुरू हुआ था अरस्तू के समय से, लेकिन नए तरीके से जो तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत हुई वो 1930 के दशक से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आमंड के अनुसार किसी व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, ऑप्शन है आपके व्यापकता, परस्पर निर्भरता, सीमाओं का अस्तित्व और संसाधनों की उपलब्धता। तो सही उत्तर है 1, 2 और 3 यानी व्यापकता, परस्पर अंतर्निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व। ये जो है आमंड के अनुसार व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, किसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पनाओं का उपयोग किया है। तो कार्ल ड्यूस। कार्ल ड्यूस दोस्तों संचार सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले विचारक थे और ये मानते हैं कि संचार सिद्धांत किसी भी राजनैतिक व्यवस्था की मात्रा के संबंध में सुनिश्चित सूचना दे सकता है। सुनिश्चित इस कारण कि उसका आधार परिमाणीकरण पर है, न कि ज्ञात और अज्ञात तत्वों के अनिश्चित ढेर पर। वह इस सिद्धांत से भी उपेक्षा रखता है कि वह राज्य को अपने लक्ष्यों में परिवर्तन करने और अनुभव से सीखने की क्षमता प्रदान करे। तो लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पनाओं का उपयोग कार्ल ड्यूस द्वारा किया गया था। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और कूट के आधार पर सही उत्तर देना है। तो सूची 1 और सूची 2 में देखिए, सकारात्मक प्रतिपुष्टि ये कार्ल ड्यूस का यानी ए का दूसरा हो जाएगा। अविकसित का विकास, अविकसित का विकास जो है ये आंद्रे गुंडर फ्रैंक का विचार है। कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण ये दोस्तों एडवर्ड सिल्स का विचार है। और राष्ट्र एक संगठित मानव समूह ये ऑर्टेगा गैसेट का मानना है। तो इस आधार पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति में संस्कृति पर बल देना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रमुख बना। ऑप्शन है आपके 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के पूर्वार्ध में और 1970 के उत्तरार्ध में। तो सही उत्तर है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति में संस्कृति पर बल देना 1960 के दशक में किया जाने लगा। और तीसरी दुनिया के नवोदित देशों में संवैधानिक ढांचों का पतन इस बात का जीती जागता मिसाल है कि लोकतांत्रिक प्रणाली केवल उपयुक्त सामाजिक वातावरण में ही पनप सकती है और यह वातावरण किसी देश की राजनीतिक संस्कृति की देन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपद्रव और प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। उपद्रव और प्रदर्शन, ऑप्शन है आपके संस्थागत हित समूह, संघ का हित समूह, गैर संघ का हित समूह और अप्रतिमानित हित समूह। तो उपद्रव और प्रदर्शन अप्रतिमानित हित समूहों के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वैधता को उस सदस्य पक्ष के दोष सिद्ध करना चाहा कि सत्ता को स्वीकार करना और उसका पालन करना सही और उचित है, इसके रूप में परिभाषित किया है। तो वैधता को इस रूप में डेविड ईस्टन ने परिभाषित किया है। उनका मानना है कि जो निदेश निर्णय के अंतर्गत मांग और समर्थन जो होते हैं, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पर्यावरण से कुछ मांगें रखी जाती हैं और इन मांगों के पीछे समर्थन की शक्ति होती है और मांगों की वैधता व्यवस्था की क्षमता और अस्थायित्व को समझने के समर्थन में सहायता करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने निर्भरता को उपनिवेशी निर्भरता, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता और प्रौद्योगिकी औद्योगिक निर्भरता में
वर्गीकृत किया है? तो सही उत्तर है डॉस संटोस। डॉस संटोस ने निर्भरता को उपनिवेशी निर्भरता, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता और औद्योगिक निर्भरता के रूप में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा तथ्य जयप्रकाश नारायण के दल विहीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है राजनीतिक शक्ति का वितरण, चयनित निकायों द्वारा प्रतिनिधियों की सतत निगरानी, अधिकतम दुष्प्रचार और सापेक्षिक रूप से कम खर्चीला चुनाव। तो दोस्तों अधिकतम दुष्प्रचार जो है वो जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित दल विहीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस सुल्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हुआ था? तो ये था तुर्की के सुल्तान। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के या टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था और 19 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा रिट अवर न्यायाधिकरण के लिए जारी किया जाता है जिसने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना किया है? तो ऑप्शन है उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार परीक्षा और परमादेश। तो दोस्तों परमादेश रिट जो है वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे निचले न्यायालयों और अन्य न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने अपने अधिकारिता का प्रयोग करने से मना किया हो। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वीं लोकसभा का अल्पकालीन अध्यक्ष कौन था? तो कमलनाथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 16वीं लोकसभा के अल्पकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था और बाद में सुमित्रा महाजन को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था लोकसभा का। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। लेखक और उनकी पुस्तकें, तो एस खिलनानी, दोस्तों एस खिलनानी की पुस्तक है द आइडिया ऑफ इंडिया। रजनी कोठारी की पुस्तक का नाम है द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। रामचंद्र गुहा की पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और अतुल कोहली की पुस्तक है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन कांग्रेस प्रणाली संकल्पना से संबद्ध है? मॉरिस जोन्स, पाल आर ब्रास, रजनी कोठारी और सुब्रतो के मित्रा। तो दोस्तों रजनी कोठारी कांग्रेस प्रणाली संकल्पना से संबद्ध हैं। भारत में कोलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और केंद्र राज्य संबंधों में। तो दोस्तों भारत में जो कोलेजियम व्यवस्था है ये सबसे पहले न्यायपालिका में लागू की गई थी और उच्चतर न्यायपालिका में जजों की जो नियुक्ति होती है उसमें ये विशेष व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत 1993 के बाद उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठतम सदस्यों की समिति जजों की नियुक्ति करती रही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार कौन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए अर्ह नहीं है? राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, शिष्टता और नैतिकता, स्वायत्तता की मांग और न्यायालय की अवमानना। तो दोस्तों स्वायत्तता की मांग जो है ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके आधार पर प्रतिबंधित है, इसमें स्वायत्तता की मांग शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है, भारत में दलीय व्यवस्था के रूपांतरण से सरकार के 2 स्तरों पर, विशेष रूप से राज्य स्तर पर शक्ति का केंद्रीकरण हुआ है। ये सही है। और कारण है क्षेत्रीय दल शक्तियों के विकेंद्रीकरण के प्रति कम इच्छुक हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कालानुक्रम व्यवस्थित किया गया है? तो ये जो कालानुक्रम जो व्यवस्थित करना है इसमें जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सबसे पहले जो हैं वो सुकुमार सेन हैं, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद एसपी सेन वर्मा आते हैं, फिर टीएन शेषन और उसके बाद जेएम लिंगदोह का क्रम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कल्याण हेतु विशेष अनुदान दिया जाता है। सार्वजनिक सेवाओं और रोजगार में सीटों का आरक्षण तथा शिक्षा संस्थाओं में सीटों का आरक्षण, ये कुल चारों जो प्रावधान हैं ये भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए हैं।
अगला प्रश्न है, उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगे तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? तो इसको विनियोग विधेयक कहा जाता है। दोस्तों, संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग के सिवा धन की निकासी नहीं होगी और इसी के अनुसार भारत की निधि से विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक पुरस्स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहाँ जमा किया जाता है? तो राज्य भविष्य निधि के अधीन जो धन होता है उसको लोक लेखा निधि यानी पब्लिक अकाउंट में जमा किया जाता है। भारत की संचित निधि से ऋण के अलावा सभी अन्य सार्वजनिक धन भारत सरकार या उसके लिए भारत के लोक लेखा निधि में ऋण के रूप में लिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है, समितियां और उनके गठन का वर्ष। तो देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए, अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1978 में किया गया था। कराधान जांच समिति 1953-54 में गठित की गई थी। स्थानीय वित्त जांच समिति जो दोस्तों 1949 से 51 में गठित की गई थी। और GV राव समिति जो पंचायती राज पर आधारित है, ये 1985 में गठित की गई थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लोक प्रशासन से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं हैं? तो देखिए, यहाँ पर व्यावसायिक योग्यताओं के आधार पर चयन, अनुबंध के आधार पर नियुक्ति, स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं और कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये सभी जो हैं वेबर के नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी की विशेषताएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन प्रशासकीय संगठन के क्षेत्रीय सिद्धांतों की हानियों के संदर्भ में गलत है? बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, प्रशासन की एकरूपता कठिन हो जाती है, स्थानीयता को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय हितों का आधिपत्य। तो दोस्तों, बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त जो है ये प्रशासकीय संगठन के क्षेत्रीय सिद्धांतों की हानियों के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा पूर्व प्रचलित योग्यता प्रणाली का विकल्प नहीं है? ऑप्शन है आपके विनिमय प्रणाली, लूट प्रणाली, कार्यालय विक्रय और संरक्षण प्रणाली। तो पूर्व प्रचलित योग्यता प्रणाली के निम्न विकल्प हैं, लूट प्रणाली, कार्यालय विक्रय और संरक्षण प्रणाली। इसमें से पूर्व प्रचलित योग्यता प्रणाली का विकल्प विनिमय प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न है, मास्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं के पदक्रम में निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है आपके जैसे सुरक्षा, सामाजिक, आत्मसम्मान, जैविक और आत्म प्रत्यक्षीकरण। इन सबको क्रम में व्यवस्थित करने पर जो क्रम होगा वो होगा जैविक, सुरक्षा, सामाजिक, आत्मसम्मान और आत्म प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट की सिफारिश पर ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों नॉर्थ कोटे ट्रेवेलियन रिपोर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्थ कोटे ट्रेवेलेथान रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, नाइफ अल-रोधन ने अपनी पुस्तक सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड डिग्निटी ऑफ मैन में राष्ट्रीय सुशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम मानदंड सम्मिलित नहीं किया? ऑप्शन है साम्यता और समावेशन, कानून का शासन, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था और पारदर्शिता। तो सही उत्तर है आपका, देखिए सही उत्तर है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था जो है इसने राष्ट्रीय सुशासन सुनिश्चित करने के लिए ये न्यूनतम मानदंड स्थापित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी के संबंध में जब एक अधिकारी विधिक कर्तव्य अनुपालन में असफल हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो ये कृत्याकरण कहलाता है दोस्तों। सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी के संबंध में जब एक अधिकारी विधिक कर्तव्य अनुपालन में असफल हो जाता है तो इसे कृत्याकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वीडन में ऑम्बुड्समैन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? तो यहाँ पर देखिए जो सही ऑप्शन है न्यायपालिका के विरुद्ध ये कार्य कर सकता है, व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है और स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य कर सकता है। ये स्वीडन में ऑम्बुड्समैन या जनहित रक्षक प्रणाली के अंतर्गत उसके कार्यों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, खेल सिद्धांत द थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर शीर्षक से अपनी कृति में गहन रूप से
ट्रिडी हैं, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जॉन वान न्यूमैन एंड ऑस्कर मार्शटर्न, जो खेल सिद्धांत द थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर शीर्षक की प्रमुख कृति से गहन रूप से ऋणी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति? तो इसका सही उत्तर है हैंस जे मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ शक्ति का वर्णन मानव शक्ति के रूप में और एक आदमी द्वारा दूसरे आदमियों के दिमागों और कार्यों पर नियंत्रण के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो यहाँ पर देखिए SALT-2 यानी सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता 2 जो है ये 1979 में, PTBT यानी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है ये आपका PTBT दोस्तों ये 1963 में हस्ताक्षरित हुई थी। शांति प्रस्ताव के लिए अणु, शांति के लिए अणु प्रस्ताव जो है ये आपका 1953 में, और INFTT यानी मध्यवर्ती परमाणु बल संधि 1987 में हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक ने शीत युद्ध के पश्चात नौ शिथिलता के विकास में योगदान दिया था? तो रीगन और ग्यारबचो द्वारा INFTT यानी मध्यवर्ती परमाणु बल संधि पर हस्ताक्षर ने शीत युद्ध के बाद नौ शिथिलता के विकास में योगदान दिया था। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है कि उत्तर स्वतंत्रता काल में भारत ने विदेश नीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता को चुना था, ये सही है, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और संप्रभु के लिए अभिकथन था। तो A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग कब की गई? तो सही उत्तर है अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन 1973 में नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए पहली बार मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान के लिए सही नहीं है? प्रथम आसियान शिखर बैठक नवंबर 2002 में हुई थी। आसियान ने वर्ष 1995 में दक्षिण पूर्व एशियाई परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया। आसियान व्यापार बाधाओं को हटाने और चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है, और भारत वर्ष 1991 में आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार हो गया था। तो डी कथन जो है ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। भारत जो है 1996 में आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार हुआ था, न कि 1991 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इसका प्रयोग किया था कि संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुटता के नाम पर सहभागी का कार्य कर रहा है? तो ये डाग हैमरशोल्ड जो कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव रहे हैं, इन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुटता के नाम पर सहभागी का कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, कौन दुकानदारी कूटनीति का लक्षण नहीं है? तो दुकानदारी कूटनीति के जो लक्षण हैं वो हैं कि यह शांतिपूर्ण दृष्टिकोण पर आधारित है, यह समझौतों के माध्यम से शांति स्थापित करने के लिए कूटनीति का एक साधन है, और यह संतुलन के अच्छे व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित है, और यह केवल युद्ध द्वारा राष्ट्रीय हित की रक्षा का प्रयास करता है, ये गलत है। जबकि अन्य जो कारक हैं वो दुकानदारी कूटनीति के लक्षण हैं। वीडियो का आखिरी प्रश्न, सकारात्मक शांति का क्या अभिप्राय है? पॉजिटिव पीस दोस्तों उसका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है आपके युद्ध विराम, आत्मघाती दस्तों के गठन को रोकना, संबंधों का अंतरण और युद्ध की सामाजिक संरचना। तो युद्ध संबंधों का अंतरण जो है वो सकारात्मक शांति का अभिप्राय है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा UGC नेट परीक्षा दिसंबर 2014 का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र। इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान के 50 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि परीक्षाओं में आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।